पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं ना हम लोग, तो कुछ परिचय आपको लॉ के बैकग्राउंड के तौर पे दिया था और उससे आगे का हमने एक और वीडियो अपलोड कर दिया था जो हमने क्लास में लिया था, ताकि आपने देखा होगा। तो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उससे आगे की जो टर्मिनोलॉजी है कुछ लॉ की और चीज़ें जो यहाँ बात की थी उससे आगे की, वो वहाँ उसमें मिल जाएंगे। अब चूंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर रहे हैं तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यानी कि भारत के संविधान के प्रमुख लक्षण, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, तो भारत के संविधान के महत्वपूर्ण लक्षण और एक संविधान के लक्षण क्या होते हैं, दोनों में अंतर है। केवल संविधान के लक्षण और भारतीय संविधान के लक्षण। भारत के संविधान की विशेषता बतानी हो तब आप भारत के संविधान की विशेषताएं लिखेंगे, लेकिन जब संविधान की बात आती है कि केवल संविधान क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती है, या व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों जरूरी है, तो वो आपको अलग लिखना है। दोनों को अलग अलग तरीके से आंसर बनाना है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कई बार इस तरह से पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ, कि उसका महत्व क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है, या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होता, इस टाइप से प्रश्न आ जाता। ठीक है, तो ऐसे कई तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं उसके इंपॉर्टेंस से। तो आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, आज पूरा जो लेक्चर है उसके परिचय का है कि हम संविधान क्या होता है, संविधान और दूसरे कानूनों में क्या अंतर है, और भी तो लॉ है। हम संविधान को बोलते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, यानी कि इस जगह का सबसे महत्वपूर्ण कानून, सबसे इंपॉर्टेंट कानून, सबसे ऊंचा कानून, सर्वोच्च कानून। इसलिए उसमें आर्टिकल बोले जाते हैं, सेक्शन नहीं बोलते। जनरली हम आईपीसी में, सीआरपीसी में सेक्शन बोलते हैं और यहाँ अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल। इंटरनेशनल लॉ जितने भी हैं उन सब में आप देखोगे अनुच्छेद कहा जाता है, चाहे ह्यूमन राइट्स का कमीशन का, है ना, रिपोर्ट हो या कुछ भी हो, कानून हो, या फिर दुनिया भर में जो इन्वायरमेंट से संबंधित लॉ ट्रीटीज बनती है उन सब में हम आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल, सेक्शन नहीं बोलते। लोकल लॉ जो होते हैं थोड़े छोटे, सबऑर्डिनेट लॉ जिनको कह सकते हैं, अधीनस्थ कानून जिनको कहा जा सकता है, वो कानून सेक्शन कहलाते हैं। उनके अंदर सेक्शन होता है, या आर्टिकल, और यहाँ पर सेक्शन और सब सेक्शन, और यहाँ आर्टिकल के अंदर बोलते हैं क्लॉज, सब सेक्शन, सब आर्टिकल नहीं बोलते। उप अनुच्छेद शब्द नहीं है, आर्टिकल के अंदर क्या होते हैं? क्लॉज होते हैं, अलग अलग क्लॉज होते हैं। कैपिटल ए लगा दिया तो एक नया आर्टिकल है। कैपिटल ए क्या है? कैपिटल बी, कैपिटल ए नया आर्टिकल है। जैसे 31 में ए बी सी, वो नया आर्टिकल है, वो उसका सब आर्टिकल नहीं है। 21A नया आर्टिकल है। इसलिए आर्टिकल्स जो बोलते हैं हम लोग कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो कितने थे? 395, बाद में हम बोलते हैं 445 या 446 या 444 बोल देते हैं। तो उसका कारण है कि उसमें वो जो 21A आ गया है, या B आ गया है, या C आ गया है, तो ऐसा करके वो इतने सारे आर्टिकल हो गए। लेकिन बाकी बेसिक आर्टिकल तो उतने ही हैं जो उसमें बताए गए। ठीक है, तो परिचय हुआ थोड़ा सा। संविधान पार्ट में भी हम ए लगा देते हैं, जैसे 4A बोल दिया हमने तो DPSP हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि वो बाद में जोड़ा गया एक तरह से, तो उसको हमने क्या जोड़ दिया? 4A कर दिया, उसको नया नहीं बनाया, उसका पार्ट बना दिया। लेकिन वो एक नया जो है पार्ट हो गया, तो पार्ट में भी ये लगा करके जोड़ देंगे, लेकिन मूल जो पार्ट है वो उतने ही बने रहेंगे। ठीक है, शेड्यूल नया हो सकता है, नया शेड्यूल हम लोग डाल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में नया शेड्यूल डाल सकते हैं। तो हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वो इस टाइप का है। लेकिन
कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आते हैं कि वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों जरूरी होता है। जरूरी देखिए, अभी आप अलग अलग तरह के लोगों से अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुनेंगे तो वो अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। कुछ लोग पढ़ाएंगे कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। क्या पढ़ाएंगे? लोगों को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। अच्छा टीचर होगा वो बोलेगा कि इस क्लास को पढ़ाने के लिए शिक्षक की जरूरत है, इस क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की जरूरत है। और जो टीचिंग नहीं जानता वो बोलेगा ये बच्चे चिल्लाए नहीं, चुपचाप बैठे रहे, कंट्रोल में रहे, इसलिए शिक्षक की जरूरत है। अब आ रहा समझ, दोनों में अंतर है। जिस टीचर को पढ़ाना नहीं आता वो क्या मानता है कि इनको कंट्रोल करने की जरूरत है, और जिसको पढ़ाना आता वो इतना अच्छा पढ़ाएगा कि उसमें कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि वो पढ़ने आए और आप पढ़ा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब अपना काम करने लगता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो वाकई में लेना चाहिए वो आप लेने लगते हो, तब कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती। कॉन्स्टिट्यूशन बर्डन नहीं होता, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन बर्डन हो जाता है और उससे एक्सपेक्टेशन भी चेंज हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसमें डाइवर्सिटी है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी चीजें जो है राज्य के लिए जरूरी होती है, स्टेट के लिए जरूरी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के लिए होता है, नेशन के लिए नहीं होता। मैंने उस दिन नेशन भी बताया था आपको एक पहले कि नेशन अलग कंसेप्ट है, स्टेट अलग कंसेप्ट। और स्टेट को चलाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट क्या होती है? उस स्टेट को चलाने के लिए होती है। तो स्टेट का ज्योग्राफिकल एरिया होता है। स्टेट चार चीजें जरूरी बताई थी मैंने आपको। स्टेट के लिए एक ज्योग्राफिकल एरिया होना बहुत जरूरी है। टेरिटरी होती है, क्षेत्र होता है, एरिया होता है। स्टेट के लिए पॉपुलेशन जरूरी है, स्टेट के लिए गवर्नमेंट जरूरी है, और स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो रिटर्न भी हो सकता है ना। कौन कौन सी चार चीजें जरूरी है? सॉवरेंटी, सॉरी, गवर्नमेंट के बाद सॉवरेंटी। टेरिटरी जरूरी है, पॉपुलेशन जरूरी है। टेरिटरी है और अगर पॉपुलेशन नहीं है तो स्टेट नहीं कहा जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था अंटार्कटिका को नहीं कहेंगे, क्योंकि अंटार्कटिका स्टेट इसलिए नहीं क्योंकि वहां लोग नहीं है। लोग 1000 भी हो सकते हैं, मिलियंस भी हो सकते हैं। वेटिकन सिटी के लोग कितने हैं? बहुत कम है, लेकिन वो एक स्टेट है क्योंकि वहां गवर्नमेंट है और पॉपुलेशन है, टेरिटरी है और सोवरेंटी है। ये चार चीजें। गार्नर की डेफिनेशन देख लीजिएगा, यूपीएससी ने 21 में क्वेश्चन पूछा गार्नर की डेफिनेशन। स्टेट करके सर्च करिएगा, यूपीएससी का पेपर 21 का 2021 वाला पेपर सर्च करिए, स्टेट का डेफिनेशन पूछा। और स्टेट का डेफिनेशन जो मैं आपको बताता रहता हूं कि पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़िए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, एरिस्टोटल, प्लेटो स्टेट के बारे में क्या कहते हैं? राज्य एक आवश्यक बुराई है, प्लेटो बोलता है ना, ऐसे गार्नर बोलता है। तो गार्नर इन चार चीजों की बात करता है और वही चार चीजें उसने पूछी है यूपीएससी ने। 4 तरह की डेफिनेशन दे रखी है, 4 चीजें ए वाले ऑप्शन में आ रही है, बाकी बी सी डी में वो 4 चीजें नहीं आती। उसमें वो किसी ऑप्शन में कल्चर लेके आ जाता है, किसी ऑप्शन में वो सोसाइटी लेके आ जाता है, जबकि गार्नर इसकी बात ही नहीं करता। तो इसलिए जिसने गार्नर की डेफिनेशन पढ़ रखी होगी वो एकदम से उसका आंसर दे देंगे। तो यहीं से पॉलिटिक्स की पढ़ाई शुरू होती है, स्टेट से।
तो टेरिटरी की जरूरत पड़ती है, पॉपुलेशन की जरूरत पड़ती है। पॉपुलेशन किसको कहते हैं? जो उस एरिया में, निश्चित एरिया में रहती है, डेफिनेट एरिया में रहती है, परमानेंटली रहती है, परमानेंटली रिसाइड, टेम्परेरी नहीं, आती है और जाती है वो वाली नहीं। और एक गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट कई तरह की हो सकती है, मोनार्की हो सकती है, ठीक है, क्या हो सकती है? मोनार्की हो सकती है। जब अरस्तु बोलता है कि जब एक व्यक्ति का शासन है और वो अच्छा शासन है, गुड है, तो उसको मोनार्की कहेंगे, नहीं तो उसको टायरेनी कहेंगे, टायरेंट। रूलर कैसा है? टायरेंट रूलर है, अकेला शासक है। तो कई तरह के उसने गवर्नमेंट बताई। एक वाली गवर्नमेंट, मोनो, फ्यू, कुछ लोगों वाली गवर्नमेंट, और बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कौन कौन है? एक व्यक्ति की गवर्नमेंट, कुछ लोगों की गवर्नमेंट, और बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट। जब एक व्यक्ति की गवर्नमेंट होती है और वो अच्छा काम करती है तो उसको हम बोलते हैं मोनार्क, मोनार्की। जैसा कि सऊदी अरब में, यूएई में, जितने भी अरब कंट्रीज है, तेल वाले खास करके, ओपेक कंट्रीज, उनको सब हम लोग बोलते हैं मोनार्क कंट्रीज। क्योंकि वहां लोग सुखी हैं, पैसा कमा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी भी अपनी एक गवर्नमेंट है, लेकिन एक आदमी की गवर्नमेंट, एक आदमी की सरकार। डेमोक्रेसी, वोट नहीं पड़ते, वही व्यक्ति चुना नहीं जाता, वो बस वही आदमी है। और कुछ शासक हैं, पोलपोट जैसे, खमेर रूस का शासक था, जिसने हजारों लाख करोड़ों लोगों को मार दिया, लाखों लोगों को मार दिया, करोड़ों को नहीं, लाखों को मार दिया। हिटलर टाइप कोई है, या इस टाइप का आदमी जो निगेटिव है, तो उसको कहते हैं टायरेंट। लुकाशेंको बोल सकते हैं आप, बेलारूस, जो जनता का शोषण करता है और अपने ऐशो आराम के लिए सबको यूज करता है और किसी के कल्याण का ध्यान नहीं रखता। तो टायरेंट, टायरेंट गवर्नमेंट, टायरेनी, ऐसी गवर्नमेंट को बोलेंगे टायरेनी। जब कुछ लोगों की सरकार है और बहुत अच्छा काम कर रही, तो ऐसे हम बोलेंगे एरिस्टोक्रेट्स। अरस्तु के हिसाब से वो क्या कहलाएगा? एरिस्टोक्रेट्स। और अगर वो खराब काम कर रही है और कुछ लोगों की सरकार है, तो हम कहेंगे ओलिगार्क्स, ओलिगार्की, ओलिगार्की। और बहुत सारे लोगों की सरकार है, यानी कि डेमोक्रेसी टाइप। और अगर वो खराब काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो हम बोलते हैं पॉलिटी। बहुत सारे लोगों की सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो हम बोलेंगे पॉलिटी, और अगर वो खराब काम करती है तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। अब आगे समझ। अरस्तु डेमोक्रेसी को खराब बताते हैं, बहुत सारे लोगों की सरकार और ठीक से काम नहीं करना, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। फिर जन कल्याणकारी सरकार है तो बहुत सारे लोगों की सरकार है, तो पॉलिटी। आया समझ? तो गवर्नमेंट समझ में आ गई कैसी गवर्नमेंट होती है। स्टेट में इतने तरह के गवर्नमेंट हो सकती है। फिर और कुछ गवर्नमेंट के प्रकार हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप कहोगे कि फेडरल गवर्नमेंट है या यूनिटरी गवर्नमेंट है, एकात्मक सरकार है या संघात्मक सरकार है, ये भी गवर्नमेंट के प्रकार हो सकते हैं। कि अगर आप राज्यों को भी साथ में लेके चलते हो तो फेडरल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये भी एक तरीका हो सकता है कि पार्लियामेंट्री हो सकता है। इलेक्शन के बेस पे वही मोनार्की या डेमोक्रेसी या उस टाइप की सरकार है तो वो ले सकते हैं हम लोग। तो सरकारें कई तरह की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रिपब्लिक गवर्नमेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये मोनार्की वाली गवर्नमेंट। तो इस तरह से गवर्नमेंट कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई गवर्नमेंट स्टेट के लिए बहुत जरूरी है। इनमें से कोई सी भी गवर्नमेंट हो,
वो स्टेट के लिए जरूरी है। स्टेट है मतलब गवर्नमेंट होगी। रशिया में पुतिन चाहे मनमानी कर रहा हूं, चीन में चाहे शी जिनपिंग जो भी कर रहा हूं, लेकिन वो गवर्नमेंट है। अब आप और हम सब गवर्नमेंट का हिस्सा हैं क्या? आम जनता हम सब गवर्नमेंट हैं क्या? हम आप गवर्नमेंट हैं, हम गवर्नमेंट हैं, या हम गवर्नमेंट हैं कि नहीं? आपको लगता है हम गवर्नमेंट हैं? क्या लगता है आप लोग? क्या हम लोग सरकार हैं या सरकार का हिस्सा हैं? भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हम लिख सकते हैं अपनी बाइक पे स्कूटी पर पीछे लिख दें मध्य प्रदेश शासन या भारत शासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं लिख सकते ना, लेकिन आईएएस हो जाएंगे तो लिखेंगे। इसका मतलब सरकार के दो हिस्से होते हैं, सरकार के दो हिस्से होते हैं, तीन हिस्से होते हैं वैसे सरकार के। मूल हिस्से तो तीन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर यानी कि जो कानून बनाने वाले, कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले और कानून को इंटरप्रेट करने वाले, जुडिशरी। ठीक है, तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर मेक लॉ, और एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट लॉ। एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। एंड जुडिशरी इंटरप्रेट लॉ, वो इंटरप्रेट करती है उसको कि जो बनाया गया है वो सही बना है क्या, तो इंटरप्रेट करेगी। इंप्लीमेंट किया है वो ठीक से किया है क्या, इंटरप्रेट करेगी। और लोअर कोर्ट ने ठीक से इंटरप्रेट किया कि नहीं किया, वो भी इंटरप्रेट करेगी। आगे समझ, क्योंकि वो टॉप कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशरी, ये तीनों ही सरकार के अंग। इन तीनों के अंदर जो काम करते हैं वो सब सरकार है, सारे के सारे गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसको हम लिखते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के तीन अंग। और सरकार का क्या काम है? स्टेट को ठीक ठीक चलाना, सिटीजन्स की डाइवर्सिटी का ख्याल रखना, उनकी चॉइसेस का ख्याल रखना। और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है? सरकार को नियंत्रित करना, न कि पब्लिक को, सिटीजन्स को नियंत्रित करना। सिटीजन्स को नियंत्रित करना कॉन्स्टिट्यूशन का काम नहीं है, ध्यान रखें। कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है? सरकार को शोषण नहीं करने देना नागरिकों का। आ रहा है समझ? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मौजूद है? हमारे घर में दादाजी या बुजुर्ग इसलिए मौजूद होते हैं ताकि बड़े जो है बच्चों को ना पीटे। आया समझ? ऐसा उनकी मौजूदगी का मतलब ये नहीं होता कि वो पिटवाते हो कि अब हम खड़े हैं अब पीटो, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि हम खड़े हैं। ऐसा नहीं होता। बड़े बुजुर्ग बचाते हैं, बहुत बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो सब बचाते हैं। जब बड़े पीटते हैं ना छोटे बच्चों को, तो बुजुर्ग बीच में आ जाते हैं और वो बचाते हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूशन। अब आ रहा समझ? कॉन्स्टिट्यूशन है, सरकार जब भी शोषण करने की मंशा हो, कॉन्स्टिट्यूशन बीच में आएगा। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। आया समझ? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैं। कई लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ये कहेंगे कि सरकार को चलाने में आसानी हो, लोगों को कंट्रोल करने में आसानी हो, समाज में से और देश में कोई सिर ना उठाए, कोई सवाल ना कर ले, कोई आंख ना दिखाए। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि उनको इंपावर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा फंडामेंटल राइट्स है, सरकार की ताकत नहीं है। बार बार कॉन्स्टिट्यूशन हर आर्टिकल में ये कोशिश करता है कि सरकार की ताकत, क्योंकि सरकार तो बनेगी, लेकिन उस सरकार की ताकत को कम कैसे किया जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम। उसको रेगुलेट, लोगों को रेगुलेट करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, ध्यान रखें।
बहुत गलत फहमी है लोगों, और खास करके पढ़ाने वालों ने पैदा की है। कॉन्स्टिट्यूशन इस मंशा से नहीं बनाया गया कि लोगों को रेगुलेट करो, आप बहुत पावरफुल हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन इस मंशा से बनाया गया है कि लोग जो अपने अधिकारों को भूल गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनको भी याद दिलाता है कि तुम्हारे अधिकार हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद में ताकत आती है, आदमी इंपावर महसूस करता है, बोलता है, प्रश्न पूछता है, जोर से चिल्लाता है और अपने अधिकारों की मांग करता है, चुप नहीं होता। वो समाज, वो नागरिक, उस देश की जनता चुप होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ती है ना, और वो सरकार को फॉलो कर। सरकार फॉलो करने की चीज ही नहीं है, सरकार प्रश्न पूछने वाली चीज है। सरकार से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, क्वेश्चन उठाया जाता है सरकार के ऊपर, सरकार को फॉलो नहीं किया जाता। तो जब हमने सरकार की परिभाषा बताई तो अकबर की सरकार थी, वो मोनार्क था। बीच में फ्यू लोगों की सरकार आई, मतलब अंग्रेजों की सरकार आई, तो वो भी एक गवर्नमेंट थी। स्टेट तो यही था, स्टेट हमेशा वही रहता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट कम एंड गो, बट स्टेट रिमेन ऑलवेज। पहले भी स्टेट था, आज भी स्टेट। भारत राज्य बहुत पहले भी था, अकबर के समय भी था, बौद्ध के समय में भी था, अशोक के समय में भी था, अंग्रेजों के समय में भी था। भारत तो आज भी है, भारत पहले भी था। सरकारें बदल गई है। क्या बदली है? सरकारें। अब जनता के वोट से सरकारें चुनी जाती। अब आ रहा समझ? तो इसका मतलब जो सरकार है वो जनता के पैसे से, टैक्स से चलती है, इसका उसी को राजस्व कहते हैं। जो स्टेट का खुद का पैसा होता है, स्टेट का खुद का पैसा, वो फिर नेशन क्या है? नेशन अलग चीज है, राष्ट्र बिल्कुल अलग है। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और इंडियन है तो वो अपने आप को भारत राष्ट्र का महसूस कर सकता है, उसके लिए इंडिया आना जरूरी नहीं है। लेकिन भारत राज्य का महसूस करने के लिए इंडिया में रहना बहुत जरूरी है। इंडिया की टेरिटरी में रहने पर ही आप भारत राज्य के सदस्य हैं, अदरवाइज आप भारत राष्ट्र के सदस्य हैं। नेशनलिटी हम बोलते हैं, राष्ट्रीयता हम बोलते हैं। इस व्यक्ति की राष्ट्रीयता क्या है, नेशनलिटी क्या है? तो उसकी नेशनलिटी इंडियन है, यानी भारतीयता है। तो भारतीयता कहीं पे भी, अंटार्कटिका में है, आप अंतरिक्ष में है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो वो इंडियन थे, हम कहते थे इंडियन। कल्पना चावला इंडियन ओरिजिन की थी, हम बोलते हैं कल्पना चावला इंडियन ओरिजिन की थी, भारतीय मूल की थी। वो राष्ट्रीयता। भारत का होने के लिए टेरिटरी में होना बहुत जरूरी है, टेरिटरी का निवासी होना बहुत जरूरी है। टेरिटरी का नागरिक, निवासी, यहाँ का सदस्य, वो भारतीय नागरिक राज्य के, वो राज्य का होता है। और जो राज्य के नागरिक हैं वो सभी सरकार में नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड बाय इलेक्टेड, वो टेम्परेरी गवर्नमेंट मेंबर हैं। इलेक्टेड वाले 5 साल के लिए होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं अस्थायी सरकारी सदस्य। और सिविल सर्विसेज वालों को बोला जाता है, या और भी जो लोग सरकार में काम करते हैं उन नौकरी वाले लोगों को बोला जाता है परमानेंट गवर्नमेंट मेंबर। सो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मेंबर्स, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी गवर्नमेंट मेंबर्स कैसे बनेंगे? बाय इलेक्शन। और परमानेंट वाले बनेंगे बाय सिलेक्शन। तो सरकार के अंग समझ में आया? सरकार, तो 3 शब्दों को समझिएगा, गवर्न, गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। गवर्न, गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। हम सब गवर्न होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हम सब क्या होते हैं? शासित होते हैं, यानी गवर्न होते हैं। हमें गवर्न किया जाता है, देखा जाए तो।
किसके माध्यम से किया जाता है? पब्लिक पॉलिसी के माध्यम से किया जाता है। तो गवर्न होता है पब्लिक पॉलिसी के थ्रू। गवर्न कैसे होते हैं हम लोग? पब्लिक पॉलिसी से। और कौन गवर्न करता है? गवर्नमेंट करती है। और वो कहां से लाई? कॉन्स्टिट्यूशन से उसने लिया। ये पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कानून बनाने का पावर भी उसने कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, पॉलिसी बनाने का पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, प्रोग्राम बनाने का कॉन्स्टिट्यूशन, स्कीम चलाने का, कोई नई स्कीम चलाती है सरकार, प्रोग्राम चलाती है, पॉलिसी चलाती है, कानून बनाती है, नोटिफिकेशन निकालती है, लॉकडाउन लगाती है, कुछ भी करती है। तो हम गवर्न होता है। दूसरा होता है गवर्नमेंट, जो अभी आपको बताया गवर्नमेंट कौन है। कॉन्स्टिट्यूशन से ताकत मिलती है, गवर्नमेंट चुनी जाती है या नॉमिनेट की जाती है, और मोनार्की जो होती है उसमें सक्सेसर होते हैं, सक्सेशन होता है। फादर के बाद उसका मोहम्मद बिन सलमान के बाद कौन होगा, उसके पहले कौन था, तो आप देखो उनके यहाँ कौन है, सुल्तान होते हैं। तो उनके यहाँ पिता की जगह पर पुत्र जो है वो आ जाता है, तो वो गवर्नमेंट। हमारे यहाँ गवर्नमेंट चुनी जाती है और बहुत सारे लोग चयनित किए जाते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, एग्जाम्स में सिलेक्शन लेकर के फिर गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं। और उसका काम है, गवर्नमेंट जो है उसके जो ऑर्गन्स हैं वो सरकार चलाते हैं। अभी ऑर्गन्स बताया आपको, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तीसरा होता है गवर्नेंस, शासन। इसलिए हम बोलते हैं गुड गवर्नेंस, सुशासन। यानी कि रूल्स को, रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, ये कहलाता है शासन। इसलिए हम बोलते हैं मध्य प्रदेश शासन, भारत शासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो जो शासन शब्द है वो गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। गवर्नेंस जो है वो लिखा हुआ होता है। ये दरअसल गवर्नेंस का हिस्सा है, इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं वो वाला है। वो तो एक बॉडी है, गवर्नमेंट तो एक बॉडी है, लेकिन जब वो एक्शन में आती है तो गवर्नेंस कहलाता है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नेंस करती है। इसलिए गवर्नमेंट कभी खराब नहीं होती, गवर्नेंस खराब होता है। हम कहेंगे इनकी गवर्नेंस खराब। गवर्नमेंट तो हमने चुनी है, इसलिए कभी खराब नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है। गवर्नमेंट कभी खराब नहीं होगी, क्योंकि वो तो आप ही ने इलेक्ट किया, आप ही ने वोट दिए, आप ही ने तय किया कि ये गवर्नमेंट होगी, तो गवर्नमेंट कैसे खराब होगी? गवर्नमेंट कभी खराब नहीं होता। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कभी खराब नहीं होता, चलाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे चलाएगा। ठीक वैसे ही गवर्नमेंट कभी खराब नहीं होती, गवर्नमेंट चलाने वालों पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे चला रहे हैं। एग्जीक्यूट करने वाले खराब होते हैं, इसलिए उसको बैड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कह सकते हो। इसलिए मोदी जी एक नारा देते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मतलब हम तो मिनिमम गवर्नमेंट करने आए हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस करने आए हैं। हम ज्यादा गवर्नेंस करेंगे गवर्नमेंट के नाम के, गवर्नमेंट तो कंट्रोल करती है, निगेटिव काम करती है। गवर्नमेंट एक निगेटिव वर्ड हो गया, गवर्नेंस क्या हो गया? अगर वो अच्छी है तो गुड गवर्नेंस है, और अगर खराब है तो बैड गवर्नेंस है। तो कोरोना के पूरे टाइम पर जो फेल्योर था वो गवर्नमेंट का नहीं था, गवर्नेंस का फेल्योर। काम ठीक से नहीं हुआ, लोग तो वही थे, टीम तो वही थी, लेकिन काम ठीक नहीं। वही टीम कई बार अच्छा काम भी कर जाती। हम बोलते हैं ना, आज भारतीय टीम ने अच्छा खेला। भारत खराब है क्या? नहीं। भारत की क्रिकेट खराब है क्या? नहीं। क्रिकेट खराब नहीं है क्रिकेट की टीम जो आज खेलने गई वो खराब है, और क्रिकेट की टीम ने जो आज खेला वो बहुत अच्छा खेला। भारतीय क्रिकेट खराब है, इंडियन क्रिकेट ही खराब है? नहीं, इंडियन क्रिकेट कभी खराब नहीं। इंडियन क्रिकेट तो इंडियन क्रिकेट है, उसमें तो कई सारे रिकॉर्ड है, उसने कई बार अच्छा किया है, कई बार वो किया, उसको नहीं आप खराब कह सकते। आज की टीम ठीक नहीं खेली,
कई बार बोलते हैं आज लोग तो खेले लेकिन क्रिकेट हार गया, खिलाड़ी जीत गया लेकिन क्रिकेट हार गया, अंपायर ने बहुत गलत डिसीजन दिए और जो खेल भावना थी वो कहीं देखने को नहीं मिल रही थी, तो टीम तो जीत गई, तालियां भी बज रही है, लेकिन आज क्रिकेट हार गया। कई बार कमेंटेटर ये वाला वर्ड यूज करते हैं कि आज क्रिकेट हार गया, टीम जीत गई लेकिन क्रिकेट हार गया। तो मैं जो आज आपको बता रहा हूं वो कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल मूल भावनाएं हैं। इसको गहराई से यदि आप समझेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको लगेगा कि आप कुछ पढ़ रहे हो, अदरवाइज तो सब ऊपर ऊपर से कोई फालतू बात है। फिर उसको आप रटोगे, आर्टिकल रटने में विश्वास करोगे, फिर रटा हुआ फिर परीक्षा में काम नहीं आता, खास करके मेंस और इंटरव्यू में बहुत गच्चा दे जाता है, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। तो गवर्नेंस यदि आपको समझ में आ गया तो बैड गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में उसको बदल सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस भी बोलते हैं ना हम लोग, ई गवर्नेंस, ई गवर्नमेंट नहीं बोलते, ई गवर्नेंस बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो कामकाज करेगी उसमें वो कंप्यूटर का और इंटरनेट का इस्तेमाल करेगी, इसलिए वो डिजिटल गवर्नेंस या ई गवर्नेंस कहलाएगी। डिजिटल रिवॉल्यूशन इन गवर्नेंस यूं भी बोल सकते हैं कि गवर्नेंस में डिजिटल क्रांति, ठीक है, या इंडस्ट्री 4.0 इन गवर्नेंस, अगर वो आ जाएगा तो और बड़ा काम हो जाएगा। तो गवर्नेंस बेटा, अब जब आप गवर्नमेंट से गवर्नेंस ही कोई इंपॉर्टेंट मान लेते हो तो फिर तो सवाल उठाए जा सकते हैं अगर बैड गवर्नेंस है तो। लेकिन क्या होता है कि जब हम गवर्नमेंट पे सवाल उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सेडिशन है, ये राजद्रोह है और ये राज्य के खिलाफ है, जबकि ये गलत चीज है। राज्य तो बिल्कुल अलग चीज है, राज्य को चलाने के लिए एक छोटा सा टूल है गवर्नमेंट, और वो तो कम एंड गो, गवर्नमेंट्स तो आती जाती रहती हैं। राज्य परमानेंट है, राज्य को किसी ने थोड़ी कहा कि इंडिया खराब है। जब कोई इंडिया राज्य को कहे कि इंडिया राज्य बहुत खराब है, इसकी टेरिटरी बहुत टेढ़ी मेढ़ी और ये हमको समझ में नहीं आ रही, तो फिर राजद्रोह हुआ ना। हम तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया राज्य में को चलाने के लिए जो इस बार की गवर्नमेंट है उसका गवर्नेंस ठीक नहीं है, तो इसमें राजद्रोह कैसे हो गया, इसमें जेल में डालने की बात कहां से आ गई। वो तो क्रिटिसाइज किया जा सकता, क्वेश्चनेबल है ना, क्वेश्चन उठाया जा सकता है। क्वेश्चन नहीं उठाएंगे तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हो तो आप तो उठाओगे, या तो फिर अनपढ़ रहना चाहिए आप, फिर नहीं उठाओगे। क्योंकि अगर आपने कुछ पढ़ लिख रखा है तो फिर तो आप सवाल उठाओगे कि ये ठीक नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है। तो सवाल उठाना तो किसी भी जागरूक नागरिक का, जिसको भी कॉन्स्टिट्यूशन पता है, उसका पहला अधिकार है और बल्कि कर्तव्य है। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं उठा पा रहे हैं, तब तो आपका उठाना जो है, सवाल उठाना कर्तव्य है, क्योंकि दूसरे लोग उठा नहीं सकते क्योंकि वो अनपढ़ है या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते, तब तो आपका कर्तव्य बनता है। इसीलिए लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में, फोर्थ पिलर के रूप में हम लोग न्यूज़पेपर्स को और राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, किस चीज का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, न्यूज़पेपर, मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी को तो चौथा स्तंभ कहते हैं, फोर्थ पिलर। जो हमने 3 पिलर अभी बताए थे सरकार के, फोर्थ पिलर ये है जो उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, उसको जताता है, बार बार बताता है कि तुम यहाँ ठीक नहीं हो, तुमने यहाँ ठीक नहीं किया। जुडिशरी कई बार वहां से चीजें उठाती है कि हमने मीडिया में देखा है और इन दिनों में मीडिया में चल रहा है और हमें बहुत बुरा लग रहा है, और वो फिर सुओ मोटो, जिसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तब जब जुडिशरी मीडिया से चीजें उठाती है उसको कहा जाता है न्यायिक सक्रियता, कि न्यायाधीश ने सक्रिय रूप से, कोई उसके पास पीआईएल लेके नहीं गया, कोई उसके पास स्पेशल लीव पिटिशन लेके नहीं गया, उसने खुद ने जो है मामला उठाया, सुओ मोटो उसको हम बोलते हैं, सुओ मोटो, जुडिशियल एक्टिविज्म। और जब जुडिशरी को चिल्ला चिल्ला के बताया जाए और उसके कान पे जू न रहेंगे तो उसको बोलते हैं जुडिशियल पैसिज्म, यानी कि निष्क्रियता, न्यायिक निष्क्रियता।
उसी के पास बहुत सारे सुनवाई के लिए इतने सारे आवेदन दिए, लेकिन उसके बावजूद सारे पड़े हुए हैं, वो सुनते नहीं है और उसको फर्क ही नहीं पड़ता, तो न्यायिक निष्क्रियता हो जाती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मूल पॉइंट्स यदि आप देखोगे तो पहला तो ये हो गया कि डाइवर्सिटी बहुत है। अभी जैसे आप लोगों को ही कल मान लिया जाए, रोका जाए और आपसे पूछा जाए आप ब्रेकफास्ट में क्या लोगे, तो आप सब अलग अलग बताओगे। आप में से सभी लोग एक आपको अगर एक स्लिप लिखवा लिया जाए आपसे कि सब अपना अपना स्लिप पे लिख के देते हैं कि आप सुबह में क्या खाना चाहोगे, तो आप सब अलग अलग लिख के दोगे ना। तो इतने कम लोगों में इतनी सारी चॉइस हो सकती है, तो फिर देश के 130-140 करोड़ लोगों में कितने तरह की चॉइस होंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सारे लोग हैं या लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है? लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उनकी चॉइस को पूरा करने के, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के। वो क्या सोचते हैं, क्या पसंद करते हैं, उसके लिए। और जब डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली पसंद भी डाइवर्स होगी, अलग अलग तरह की पसंद होगी। तो उनकी जो पसंद है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो चॉइसेस हैं, उसका ख्याल रखा जाए, उसकी इज्जत की जाए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। और चूंकि इतने सारे लोग हैं तो एनार्किज्म ना हो जाए कहीं, जो भी नाश्ता आएगा वो प्रॉपर सभी को मिले और सभी को बटे। तो इसका मतलब है कि पॉलिसी को, उसको, रूल को इम्प्लीमेंट करना। तो वो काम, बांटने का काम जो है वो गवर्नमेंट है। अब आ रहा समझ में? सबने अपनी अपनी चॉइस बता दी, सबको अपनी चॉइस के हिसाब से नाश्ता मिलेगा, तो वो जो बांटेंगे ना कि अपनी उसकी चॉइस के हिसाब से उसको मिले, वो चॉइस तय करने के लिए नहीं है गवर्नमेंट। वहां सभी के चॉइस का जो पड़ा हुआ है वो बन पाया कि नहीं, एक दिन पहले ठीक से ऑर्डर दिया गया कि नहीं, बन गया कि नहीं, बन जाएगा कि नहीं, कल सुबह तक बन जाएगा। और जब बन जाएगा तो उसकी चॉइस का उसको मिले, ऐसा ना हो कि उसकी चॉइस का ना मिले और उसको जबरदस्ती बिना चॉइस के उसको खाना पड़े, ऐसी नौबत ना। इसके लिए गवर्नमेंट है। अब आ रहा समझ? और ऐसे में यदि किसी को चॉइस का ना मिले तो उसको शिकायत करने का हक है, प्रश्न पूछने का, कि मुझे ये क्यों दिया गया, मुझे तो ये पसंद नहीं है। और ऐसे में उसी को जेल में डाल दोगे तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का इतना मात्र उद्देश्य है कि जो भी मैनेज करेगा वो कंट्रोल नहीं करेगा, मैनेज करेगा। भाई लाइन में खड़े हो जाओ, जो समोसा लेना चाहते हैं वो सब इस लाइन में खड़े हो जाओ, जो पोहा लेना चाहते हैं, इडली लेने वाले इधर खड़े हो जाओ। हम सबको बांट रहे हैं, आखिरी तक कोई उधम नहीं मचाएगा, अब आखिरी तक मिलेगा, सबके लिए हमारे पास है, हम सबको देंगे। ये है सरकार। लेकिन आप लोगों को लगता है कई बार सरकार ये सब करती है? नहीं करती है। कई बार वो अपनी चॉइस थोपती है और कई बार जानबूझ करके दूसरी चॉइस का देती है, और फिर अगर आप मना करते हो तो आपको पीटती है, जेल में डालती है। ये सब काम सरकार का नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये काम है। कॉन्स्टिट्यूशन ये मानता है कि सोसाइटी में बहुत डाइवर्सिटी है और ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इच्छाएं बहुत अलग अलग है, चॉइसेस बहुत अलग अलग है। एक दूसरा, इन सबको करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए एक बॉडी की जरूरत होगी जिसे गवर्नमेंट कहते हैं, तो उसका चुना जाना बहुत जरूरी है। तो उसके चुनने के क्या तरीके होंगे वो हम बताएंगे, उसके नियम हम बताएंगे, ठीक है। फिर वो जो चॉइसेस हैं वो फुलफिल कैसे होंगी, वो गवर्नमेंट कैसे फुलफिल करेगी, उसके तरीके हम बताएंगे, ठीक है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और फिर सबसे बड़ी चीज है कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज, एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मैं बता रहा हूं ये कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है। व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी लिखोगे तो पहला, सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, डिफरेंट चॉइसेस हैं और इन सब को पूरा करने के लिए एक सुप्रीम लॉ की जरूरत है, उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो एक तो इनको इसलिए चाहिए। दूसरा, इतनी सारी चॉइसेस को फुलफिल करने के लिए आपको एक मैनेजमेंट बॉडी चाहिएगी, मैनेजमेंट बॉडी की जरूरत पड़ेगी।
जो इन सबको फुलफिल करने की व्यवस्था करेगी उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा होगा बहुत ही जबरदस्त, अल्टीमेट, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फिर एकदम से उसी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं, संविधानवाद। वो है कि जब इतने सारे लोगों की चॉइसेस फुलफिल की जाएंगी और जब ये सब मैनेज किया जा रहा होगा, तब कॉन्स्टिट्यूशन ये ख्याल रखेगा कि कहीं जो गवर्नमेंट है वो आर्बिट्रेरी तो नहीं हो गई है, स्वेच्छाचारी तो नहीं हो गई है, मनमाना काम तो नहीं कर रही है। इस मनमाने काम को रोकने के लिए आधारभूत अधिकार दिए जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। नागरिकों को आधारभूत अधिकार दिए जाएंगे, यानी फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स सरकार को रोकेंगे मनमाना काम करने से। फंडामेंटल राइट्स किसी नागरिक के अगेंस्ट नहीं है, खास करके सरकार के अगेंस्ट। ध्यान दिया, पता है ना आपको, मूल रूप से किसके अगेंस्ट है? सरकार के अगेंस्ट। इसलिए जो विद्वान लोग हैं वो बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो संविधान की आत्मा है, और खास करके उसको इंप्लीमेंट कराने वाला सुप्रीम कोर्ट तक 32, अंबेडकर उसको 32 को आत्मा बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कि ये अधिकार तो दे दिए, फिर इन अधिकारों को यदि पूरा नहीं किया गया तो उन्होंने कहा फिर 32 है ना, 32 पूरा कराएगा। रीट्स है उसमें, रीट्स है, और वो रीट्स जो है हेबियस कार्पस, मैंडेमस, सर्शोरेरी, प्रोहिबिशन और को वारंट। तो 5 रीट के माध्यम से स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट, खुद हाई कोर्ट्स, दोनों ले सकते हैं, और लोग भी जा सकते हैं वहां पर और मांग कर सकते हैं, न्याय की मांग कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो मैंने तीसरा पॉइंट बताया, इसको कहते हैं संविधानवाद। गवर्नमेंट को जनता पर हावी नहीं होने देना और जनता को अधिकार दिया जाना। फिर जनता को ये अधिकार दे दिए तो फिर क्या जनता को जो अधिकार दिए हैं वही काम गवर्नमेंट का होगा? नहीं, इसके अलावा उन्होंने कहा नहीं, गवर्नमेंट के और भी काम होंगे ताकि वो पूरी सोसाइटी का कल्याण कर सके। तो 4 बातें वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। तो 4 बातें, इसको इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हो। चौथी बात यह है कि सोसाइटी की भलाई के लिए सरकार काम करेगी। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निदेशक तत्व। सरकार जनता की भलाई के लिए काम करेगी। राज्य का शब्द नहीं है, राज्य के तत्व हैं वो, लेकिन समाज की भलाई के काम करेगी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगी, वेलबींग के लिए काम करेगी। सोसाइटी का भला हो, समाज का भला हो, ऐसे काम करेगी। ठीक है। तो पर संविधानवाद किसको कहा है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किसको कहा है? फंडामेंटल राइट्स को कहा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये 4 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन 4 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है तीसरे नंबर वाला जो आपको बताया, उसको कहा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यानी कॉन्स्टिट्यूशन यहां है ही इसीलिए जनता को उसके अधिकार दिलाने के लिए, बात खत्म। उसका प्रेजेंस ही इसीलिए, बाकी सब तो गौण बात है। सरकार होगी, राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिमंडल होगा, कानून बनाए जाएंगे, विवाद होंगे तो ये होगा, संघ लोक सेवाएं होगा, फेयर इलेक्शन होंगे, फलाना होगा, ये होगा, सब बकवास चीज है। एकमात्र उद्देश्य है संविधान का, लोगों को उनके अधिकार दिलाए जाएं, न दे तो तुमको कंट्रोल करा, तुमको दिलाना है। ये जिम्मा दिया है कॉन्स्टिट्यूशन को, एकमात्र जिम्मा।
इसलिए जिसको संविधान, जिसकी वजह से संविधान बना, जिसके लिए संविधान खड़ा हुआ है, जिसके लिए संविधान मौजूद है, इसलिए इसको चोट लगती है तो लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी खत्म हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, धज्जियां उड़ाई जा रही है संविधान। तो संविधान की धज्जियां कब उड़ती है? राष्ट्रपति की वजह से नहीं उड़ती, प्रधानमंत्री की वजह से नहीं उड़ती। संघलोक सेवा आयोग ठीक से काम करेगा नहीं करेगा वो सब मैटर नहीं है, निर्वाचन आयोग भी इतना मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता। फंडामेंटल राइट्स, इसलिए अंबेडकर फंडामेंटल राइट्स को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेकर आए, यूएसए से लिया हमने, क्योंकि वहां फंडामेंटल राइट्स सबसे ऊंचे स्तर पर और सबसे अच्छे किस्म के, अच्छी क्वालिटी के। जब हम कोई खाना रखते हैं या घर पे भी अगर हम सुनते हैं किसी सामग्री के बारे में कि वो वहां सबसे ज्यादा अच्छी मिलती है, तो कई बार हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाकर के भी उसको लेके आते हैं, क्योंकि उससे हमारे खाने में क्वालिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि हम खाने में केवल किसी एक वस्तु की वजह से पूरा खाना खराब नहीं करना चाहते, अगर कहीं अच्छी क्वालिटी का मिलता है तो वहां से लेके आएंगे। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में सिर्फ अंबेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम जो अमेरिका पढ़ के आए थे, बाकी सब लोग यूके में ही पढ़ के आए थे, लंदन में ही पढ़ के आए थे। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं सब लंदन पढ़ के आए थे, लेकिन अंबेडकर ने पीएचडी और एमए इकोनॉमिक्स कहां से किया था? इकोनॉमिक्स की डिग्री अमेरिका से ली। तो उन्होंने वहां फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय किया, उन्होंने देखा कि फंडामेंटल राइट्स तो ऐसे होने चाहिए, और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की वजह से बहुत अच्छा है। तो जब भी कभी भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो हम फंडामेंटल राइट्स तो यही वाले लेने वाले हैं, इन्हीं को फॉलो करना है। उनके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर थे, इसलिए स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा। स्वतंत्रता की देवी, हमारे यहाँ तमाम प्रकार की देवी है, लेकिन स्वतंत्रता की देवी नहीं है। एक तो एक सबसे जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सबसे जबरदस्त देवी है फ्रीडम, वो फ्रीडम की देवी की मूर्ति केवल आपको अमेरिका में मिलेगी। तो अमेरिका भी मूर्ति पूजक है, काफिर है, इसलिए तो बम गिराया था अलकायदा ने, फ्लाइट ही घुसा दी थी ना उसने 9/11 में। क्या हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया था, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास ही। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी होना ही अपने आप में अमेरिका का डिक्लेरेशन है, घोषणा है कि हमारे यहाँ का नागरिक स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता से बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, मोनार्क्स को, एरिस्टोक्रेट्स को, ओलिगार्क्स को, प्लूटोक्रेट्स को, सबको दिक्कत आती है। तो जब जब ओलिगार्क्स आएंगे, ओलिगार्की हम लोग अभी वर्तमान में रूस को बोलते हैं कि रूस के गिने चुने 20-25 अमीर लोगों ने पुतिन को पैसा दे दिया, रिश्वत दे दी, पुतिन ने बड़े बड़े महल बना लिए समुद्र के किनारे, उनमें ऐशो आराम कर रहा है, और सेना को ऑर्डर दे रखा है कि यूक्रेन पे चढ़ाई करो, वो ऐश कर रहा है। और वो जो 20 ओलिगार्क हैं वो रशिया को चला रहे हैं, सारी कंपनियां उन्हीं की है, रशिया का सारा इकोनॉमी वही देखते हैं। तो कुछ लोग मिलकर के जब इस तरह से सत्ता चलाते हैं तो उनको बोलते हैं ओलिगार्की। एक ही व्यक्ति चलाता है तो मोनार्की, अभी आपको बताया था। और पैसे के बल पे यदि कोई 1 या 2 लोग सत्ता को प्रायोजित करते हैं और सत्ता अपने हिसाब से चलाने लगते हैं, जैसे फार्म लॉज आ रहे थे लेकिन किसान अपना ले गए वापस आंदोलन करके, तो फ्रीडम की वजह से ले गए। फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो किसान आंदोलन नहीं कर पाते और प्रधानमंत्री को माफी नहीं मांगनी पड़ती। सक्सेशन जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आ गया था, पूरा ऑर्डिनेंस बना के 3 बार ऑर्डिनेंस बना के 2013 में मोदी लाए थे। बाद में माफी मांगी कि ये बहुत काला कानून था और अच्छा कानून नहीं था और हमें नहीं लाना चाहिए था, और ये लोग ला रहे थे गलती से और बिल्कुल नहीं लाया जाएगा आगे से। फार्म लॉज में भी वो रोए और माफी मांगी और कहा कि अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकार है, इसको बंद कर रहे हैं। और कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ठीक है, और वो जो भी है, लेकिन माफी मांग करके मैं माफी मांगता हूँ। तो 1 साल बाद माफी मांगी और तीनों कानून वापस लिए, आपने देखा था। तो इसको बोलते हैं फ्रीडम। फ्रीडम से आप किसी को भी ओलिगार्क बनाने से बचा सकते हैं,
प्लूटोक्रेसी बनाने से बचा सकते हैं, डेमोक्रेसी बनी रहती। अब आ रहा समझ? अगर फ्रीडम ना हो तो अभी तक तो ओलिगार्की प्लूटोक्रेसी आ चुकी होती, हो सकता है मोनार्की भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्रीडम बचाती है, फ्रीडम डेमोक्रेसी बना के रखती है। वही डेमोक्रेसी की मूर्ति जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो अमेरिका में, और हमने वहीं से कॉपी किए हैं फंडामेंटल राइट्स, सीधे सीधे कॉपी किए बिना किसी इंटरप्रिटेशन के। और कोई हमने ये नहीं कहा कि इसका हम लोग थोड़ा एंडेमिक वर्जन बना लें, कुछ थोड़ा इंडियन वर्जन बना लें, एब्सोल्यूट ऐसे कैसे कॉपी किया, कॉपी पेस्ट हुआ है सीधा फंडामेंटल राइट्स। नहीं, ये तो होना ही चाहिए। तो फिर आप कहोगे ये तो कैपिटलिज्म है, अमेरिका में तो कैपिटलिज्म है, तो हाँ ना, राइट टू प्रॉपर्टी भी लिया था। ये तो इंदिरा गांधी ने समाजवादी शब्द जोड़ने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी, मोरारजी ने और इन्होंने वो सब बदलाव किए बाद में, आप जानते हो 73वां 74वां संशोधन और वो सब आप देखते हो। तो नहीं सॉरी, कौन से नंबर का 44, 45, 44, 46 ये संशोधन तो यहाँ हुए ना 76 में और 75 में और 77 में, ये तो यहाँ हुए मोरारजी की सरकार में और इंदिरा गांधी की सरकार में। तब उनको लगा था कि समाजवादी बनाएंगे, राइट टू प्रॉपर्टी रहेगी, तो फिर तो समाजवाद कैसे आएगा, ये तो कैपिटलिज्म है। लेकिन अम्बेडकर तो कैपिटलिज्म के भी फेवर में है, तभी तो कोट पैंट टाई पहन करके, वो तो लंगोटी धारण करते ही नहीं गांधी की तरह, वो तो कार में ही रहते हैं, कोट पैंट में ही रहते हैं, और वो तो बोलते हैं पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है, अगर कोई अमीर बन जाए तो बन जाए, वो तो उस तरह की बात भी करते हैं। तो वो तो अमेरिकन स्टाइल की बात करता है, ठीक है ना। वो तो इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा पक्षधर थी समाजवाद की। 1970 से लेके 80 के बीच का जो समय था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, 70 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अलग तरीके से रखा जाता था। जुडिशरी का और कॉन्स्टिट्यूशन का एक अलग पक्ष था, जो हो रहा है उसको होने दो, नेहरू के समय में भी। लेकिन इंदिरा गांधी के यहां से आकर के एग्रेशन हो जाता है और वो डीपीएसपी को ऊपर लेके आते हैं, फंडामेंटल राइट्स को नीचे ले जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, एक तीसरा वाला सबसे ऊपर हावी है, उसी को संविधानवाद का, लेकिन इंदिरा गांधी ने संविधानवाद डीपीएसपी को बना दिया था। डीपीएसपी राज्य के, इंदिरा गांधी के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत मायने रखते थे, फंडामेंटल राइट्स नहीं तो वो इमरजेंसी थोड़ी लेके आती अगर फंडामेंटल राइट्स को मान रही होती। तो इमरजेंसी में तो आप जानते हो क्या क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स सबके खत्म हो गए थे। तो राष्ट्रपति ने भी चू नहीं किया, फखरुद्दीन अली अहमद ने, उसने भी ज्यों के त्यों हस्ताक्षर कर दिए। इंदिरा गांधी बोल रही हैं कि इमरजेंसी लगाना है, जाओ लगाओ, ये लो सिग्नेचर, जाओ। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी तो बोल सकता था, रिव्यू के लिए बोल सकता था, एक बार विचार कर लो, इमरजेंसी लगा रहे हो, फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे लोगों के। तभी तो हम उसको लोकतंत्र पे काला धब्बा बोलते हैं। भारत के इतिहास का सबसे ब्लैक पीरियड है वो, क्योंकि उसमें फंडामेंटल राइट्स एकदम तहस कर लिए थे। तो इंदिरा गांधी पीछे पड़े हुए थे। इंदिरा गांधी को था कि कुछ लोग क्यों चलाएंगे, कुछ लोगों के पास पैसा होगा ही क्यों, संपत्ति का अधिकार इतना ज्यादा है कि राजा महाराजा तो हमने खत्म कर दिए 47 में, देश आजाद हो गया, और 50 में हम लोगों ने गणतंत्र लागू कर दिया। अब राजा महाराजा क्यों, तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 25, अमेंडमेंट 26, प्रिवी पर्स खत्म करना। इंदिरा गांधी ने तुरंत, उन्होंने कहा नहीं, किसी के पास भी महल नहीं होगा, महल सरकारी संपत्ति होगी, किसी राजा के पास बहुत पैसा है जमा कर, सारी संपत्ति खत्म हो। जैसे आप अभी बंगाल में छापा डाला जा रहा है और वो मंत्री के यहाँ से करोड़ों रुपए निकल रहे, तो वो सब सरकारी खजाने में जमा कर, जमा कर। इतना पैसा आपके पास क्यों है, नहीं होना चाहिए। कई लोगों को आपने देखा होगा कि एटीएम से 500 के नोट निकल रहे हैं, तो कई लोगों को 2000 का नोट हाथ में लिए हुए बहुत दिन हो गए मतलब वाकई में हाथ में ही नहीं आता, क्योंकि एटीएम जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ निकालते हैं तो 500 का ही हाथ आता है। 2000 का नोट पहले कभी हाथ में लिया था, साल भर पहले या 6 महीने पहले, अब 6 महीने से हाथ में ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है।
और वहां जब उसने देखा कि 2-2 हजार नोट की जो गड्डियां निकल रही है वो इतने सारे पैसे, तो उसका दिमाग खराब होता है। बोले ये कैसे? वो जानबूझ करके टीवी पे दिखाया जा रहा है ना, तभी तो वो नफरत आएगी लोगों में करप्शन के खिलाफ। इतना सारा पैसा यहाँ है नहीं। कभी 30,000 सैलरी है और 30,000 सैलरी में से 20,000 घर का खर्चा चलाने के लिए आज आपने निकाले भी एटीएम से तो 550 के ही आता है। आदमी सोचता है 1-2 हजार का है तो मैं बहुत दिन बाद हाथ में तो लूं उसको, लेकिन आता ही नहीं। और वहां इतने सारे नोट। तो उस जमाने में इंदिरा गांधी को इनको लगता था कि एक एक आदमी का बैंक है, एक आदमी का खुद का ही बैंक है। उसने बैंक शुरू किया था उसके बाप ने, अब उसका बेटा चला रहा है, उसके पोते भी तैयार हो रहे हैं कि हम बैंक चलाएंगे। उसने कहा नहीं, प्राइवेट बैंक नहीं हो, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। 14 बैंकों का रातों रात उसने देखा ना कि यही सबसे बड़ी ताकत है, इनके पास बैंक है, खुद के ही बैंक है। मतलब लोगों ने अपनी बचत जो खाता खोल रखा है, अपनी बचत इनके पास जमा कराते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा आता है, राजनीति में फूंक देते हैं, हर कोई राजनीति करने लग जाता है इनके पैसे से। तो ये ताकत इन कुछ लोगों के हाथ में क्यों है? क्योंकि ये तो राजनीति को भी प्रभावित कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, करप्शन फैला रहे हैं, हर किसी को घूस दे देते हैं। इतनी ताकत इनके पास आई कैसे? तो हम तो डीपीएसपी को प्रमोट करें। हम तो रेलवे लाइन बहुत लंबी बिछाना चाहते हैं और डबल बिछाना चाहते हैं, लेकिन बीच में बहुत सारों की जमीन आ जाती है तो वो बोलता है कि ये तो राइट टू प्रॉपर्टी है, हम इसे नहीं देंगे, और कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट उसका स्टे दे देता है, रेलवे लाइन का काम बंद हो जाता है। तो फिर रेल चलाएंगे कब? हम कोई उद्योग डालना चाहते हैं, उद्योग डालेंगे कब? तो जवाहरलाल नेहरू ने तो 1951 में ही 9th शेड्यूल बना डाला। 9th शेड्यूल जो है वो फंडामेंटल राइट्स को कुचलने का ही तो तरीका था एक तरह से उस समय में, क्योंकि खास करके राइट टू प्रॉपर्टी काफी समय तक बना रहा, लेकिन 9th शेड्यूल आने के बाद में उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा, क्योंकि वो क्या करते थे कि किसी भी निर्णय को 9th शेड्यूल में लेते थे, और 9th लैंड रिलेटेड मैटर्स जो है वो 9th शेड्यूल में लेकर के क्या करते थे, अपना काम कर लेते थे। तो उनका काम तो चल जाता था, क्योंकि कोर्ट उसके बीच में आ ही नहीं पाता। 9th शेड्यूल का मतलब ही ये था कि कोर्ट बीच में नहीं आएगा। तो सरकार ने तय किया है कि हम 9th शेड्यूल के तहत ये काम करना चाहते। तो 9वीं अनुसूची 1951 में पहला संविधान संशोधन ही यही किया यानी कि संविधान बने हुए 1 साल ही हुआ और सबसे पहले उसकी ये तुमने बहुत गलत किया, क्योंकि संविधान में तुमने ये क्या किया, हम तो अपना कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अब जो भी डिसीजन लेते हैं बीच में कोर्ट आ जाती है। सबसे पहले तो कोर्ट को हटाओ, हम अपना डिसीजन लेंगे। तो गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती, यानी कि गवर्नेंस ठीक से नहीं कर पाती। उनका कहना है कि समाज के हित का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे छोटी यूनिट है वो नागरिक है, समाज नहीं है। समाज शब्द, सोसाइटी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ध्यान रखें। कॉन्स्टिट्यूशन समाज को अधिकार नहीं देता, किसको देता है? नागरिक को। और हम कई बार बोलते हैं कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा, कुछ भी सोचे, इसीलिए तो एलजीबीटी दिया। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पेट्रोनेज रखने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले देता है कि किसी को एबॉर्शन कराना है और मान लीजिए उसको बच्चा नहीं रखना है तो उसका अधिकार है। आप कहोगे नहीं ये तो हत्या है, हत्या तुम्हारे लिए होगी, उसको अपनी जिंदगी बचानी है और वो तय करेगी कि मैं अपनी जिंदगी बचाऊंगी कि नहीं, मुझे इसे रखना है या मुझे खुद को बचाना है। इन दोनों में से बहुत खुद तय करे, तुम तय नहीं करोगे। तो सामाजिक रूप से वो भ्रूण हत्या है, सामाजिक रूप से उसे हत्या कहा जाता है, मर्डर कहा जाता है। लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति जब अपने हिसाब से सोचता है, नागरिक जब अपने हिसाब से डिमांड करता है तो वो न्याय हो जाता है उसके लिए, बल्कि वो उसका राइट है, वो उसका अधिकार है। उसको फील नहीं हो रहा, उसको लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। अभी कनाडा में यही तो हुआ ना, वो भारतीय मूल की महिला मर गई, उसके बाद से ये मुद्दा उठा, क्योंकि उसने 3 बार एप्लीकेशन दी। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है, कोर्ट तक भी गई और वहां से रिजेक्ट होकर के आ गया और तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई कि नहीं तुम्हें बच्चा जन्म देना ही पड़ेगा, तुम एबॉर्शन नहीं करा सकती, और वो नहीं करा पाई और उसकी डेथ हो गई। तो उसका जिम्मेदार कौन? तब से लोग जो है पूरी दुनिया में उगले पड़े हैं। और अभी रो वर्सेस वेड वाला फैसला 22 जून वाला,
अमेरिका में भयंकर, दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है कि कौन कहता है कि ये मर्डर है। आपको लगता होगा कि मर्डर है, लोग कई तरह के वैज्ञानिक कारण लेके आ रहे हैं कि कंसीव होना पर यानी कि स्पर्म और ओवम के मिलने मात्र से जीवन आ जाता है क्या, कि माँ जो है वो जीवन लेबोरेटरी में डॉक्टर के सुपुर्द कर देगी, पाल लो उसको, जीवन है तो। नहीं, बोले नहीं, वो तो उसके लिए तो कुछ सप्ताह तो आपको रखना पड़ा। बोले वो कुछ सप्ताह रखना ही तो टेंशन है, क्योंकि उसमें डेथ हो जाएगी, खुद की डेथ हो जाएगी उसकी। तो आपके लिए तो बच्चा बहुत जरूरी है, उसके लिए जान जरूरी है। तो व्यक्तिगत अधिकार बड़ा है या बच्चा जरूरी है? क्योंकि अगर मान लिया जाए फीटस ठीक नहीं है, डिफॉर्म्ड बेबी है और डिफॉर्मिटीज हैं वहां पर, तो इसका मतलब है कि मौत होगी बच्चे की भी और उसकी भी। तो वो खुद को जिंदा रखना चाहती है, डॉक्टर सर्टिफिकेट देगा। लेकिन आप ज्यादा रूल लेके आओगे, ज्यादा रेगुलेशन लाओगे तो डॉक्टर इलाज करने से डरेगा, क्योंकि वो सिद्ध कैसे करेगा कि ये जो मैंने काट पीट के निकाला है ये डिफॉर्म था, यानी ये अगर पैदा होता तो ये टेढ़ा मेढ़ा बच्चा होता, सिंड्रोमिक चाइल्ड होता, फलाना होता। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस जो है वो कितने पुलिस वालों को समझ में आएगी, या कितने एसडीएम जो वहां तहसीलदार खड़े हो जाएंगे डॉक्टर को सजा देने के लिए या गिरफ्तार करने जो लोग जाएंगे, डॉक्टर उनको कन्विंस कर पाएगा क्या? तो डॉक्टर, अगर आप इस प्रकार का कानून बनाओगे तो डॉक्टर उस काम को करने से मना कर देगा तो उसकी मौत हो जाएगी। तो उस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? तो आप कहोगे नहीं, सोसाइटी में ये सब अच्छा नहीं लगता, समाज क्या सोचेगा, समाज उसको हत्या मानता है। तो समाज को तो अधिकार दिए ही नहीं गए ना, समाज नाम की कोई चीज ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन समाज को नहीं मानता, कॉन्स्टिट्यूशन नागरिक को मानता है, इंडिविजुअल। वो नागरिक की बात करता है, नागरिक की चॉइस की बात करता है। अभी मैंने आपको कहा ना कि आप ग्रुप बना लोगे कि हम सब पोहा खाएंगे, हम सब समोसा खाएंगे, नहीं, उसको नहीं मानता। आप क्या खाओगे इंडिविजुअल, आप बताओ, आपके हिसाब से बनाया जाएगा, समाज के हिसाब से बात नहीं होगी। तभी तो लोकतंत्र है ना, गणतंत्र है, मतलब एक व्यक्ति का तंत्र है, एक एक व्यक्ति का तंत्र। लोकतंत्र का मतलब समूह तंत्र थोड़ी है, भीड़ तंत्र थोड़ी है, मोबोक्रेसी हो जाएगा वो तो। अगर आप समाज कहोगे तो मोबोक्रेसी हो जाएगा, डेमोक्रेसी थोड़ी होगा। उदाहरण समझ में आ गया आपको? तो चॉइस के हिसाब से बात होगी, इसलिए वो चल रहा है। और अमेरिका जैसा प्रगतिशील देश जो जहां से हमने कॉपी किया फंडामेंटल राइट्स, वो अब रूढ़िवादी बन रहा है। और वहां रिपब्लिकन घुसाए थे जज ट्रंप ने, वो जजों ने जो फैसला दिया वो बोल रहे हैं कि हमारे 250 साल के अमेरिका के इतिहास में गर्भपात जैसी कोई बात ही नहीं है, एबॉर्शन जैसी कोई बात नहीं है, और वो हमारी कल्चर में भी नहीं है। तो तुम्हारी कल्चर है ही 250 साल की थी, कौन? बोले डीप रूटेड नहीं है। डीप रूटेड कहां से आ गई, जब हमारे यहाँ तो 5000 साल का कल्चर है, तुम्हारा 250 साल का। 250 साल में कौन सी डीप रूट है? अभी कहां से डीप रूटेड आ जाएगा? और नहीं है तो वैसे भी प्रगतिशील समाज है, तो प्रगतिशील समाज अपना तय करेगा कि उसे क्या करना है। तो तुम तय करो। जब 1972 में उसने तय कर लिया, आज से 50 साल पहले, तो तुम अब पीछे क्यों जा रहे हो? 50 साल पहले जब वो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है, तो अब तुमको ज्यादा अकल आ रही 50 साल बाद। अब तुम 50 साल से भी पहले वाला फैसला करना चाहते हो, यानी उससे भी पीछे वाला समाज बनाना चाहते हो, क्योंकि तुमको लोग कॉपी करते हैं डेमोक्रेसी के रूप में और फंडामेंटल राइट्स के रूप में। तुमको कॉपी किया जा रहा है। और भारत 24 सप्ताह की छूट दे रहा है और वो बिल्कुल ही खत्म कर रहा है। और भारत 24 सप्ताह की दे रहा है, 24 वीक्स। तो हम लोग ज्यादा एडवांस हैं डेमोक्रेसी के मामले में, हम लोग ज्यादा एडवांस हैं फंडामेंटल राइट्स के मामले में, हम ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, हमारा समाज ज्यादा प्रगतिशील है। इसका मतलब अमेरिका से, क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग अमेरिका से भी आगे हैं, दुनिया के कई देशों से आगे। मुश्किल से 20 देश होंगे सबसे प्रगतिशील, उनमें भारत है इस मामले में, खास करके एबॉर्शन मामले। तो ये एक एग्जाम्पल है
जो एग्जिस्टेंस के बारे में बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति में एक्सप्रेस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में एक्सप्रेस होता है, और जहां कहीं इसको खतरा होता है तो हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी खतरे में है, संवैधानिकता खतरे में। तो आज आपको समझ में आया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, व्हाट इज गवर्न, व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नेंस, है ना। इन सबको डिफरेंशिएट कर पाओगे ना सब, गुड गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस और वो सब, ये सब चीजें हैं। यहां से फिर आप पढ़ोगे तो फिर आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आए। स्टेट को, कंसेप्ट ऑफ स्टेट हमने समझा, तो कुछ होमवर्क लिख लीजिए। अब आप पढ़ के आइएगा नागरिकता, सिटीजनशिप 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11 नागरिकता। 1 to 4 स्टेट, राज्य, भारत एक राज्य, भारत और इंडिया नाम राज्य। इसके अलावा ये तो होमवर्क आज का हुआ, मैं कल पूरे सप्ताह का होमवर्क कल दूंगा, ठीक है। पूरे सप्ताह का होमवर्क कल दूंगा, तो वो कुछ बड़े प्रश्न मैं भूल जाऊं उससे पहले आप थोड़ा सा लिख लो। डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, डिफरेंस बिटवीन parliamentary versus presidential government and presidential government. We have parliamentary system of government. हमारे पास कौन सा सिस्टम है? parliamentary system. And USA has presidential system of government. पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट अलग अलग है, ध्यान रखिए। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है भारत में, लेकिन सरकार का प्रमुख प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, खास करके प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर भारत के सरकार के प्रमुख व्यक्ति हैं, और भारत राज्य के प्रमुख हैं राष्ट्रपति। यूएसए में राष्ट्र और सरकार, राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख हैं राष्ट्रपति, इसलिए वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यूके में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमने वहां से फॉलो किया। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया? यूके से लिया, बट प्रेसिडेंट नहीं है वहां कौन है? क्राउन, वहां के क्राउन। तो हम लोग क्राउन को प्रेसिडेंट एक तरह से उसको मान करके पढ़ते हैं, ठीक है। कौन है वहां के प्रेसिडेंट? प्राइम मिनिस्टर अभी बोरिस जॉनसन, अभी तो वही है, रिजाइन दे दिया, लेकिन अभी तो केयर टेकर भी तो होंगे। हाँ, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े हो कि नहीं? अब जब तक बन नहीं जाएगा तब तक तो वही रहेंगे ठीक है। ये है। श्रीलंका में कौन सा सिस्टम है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जब होता है तब प्राइम मिनिस्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। श्रीलंका इसका एग्जांपल है कि वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है बट प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सेकेंडरी है, प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्रेसिडेंट। दोनों जगह पे प्रेसिडेंट, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट है दोनों जगह पे, वैसे दोनों जगह प्राइम मिनिस्टर दोनों ही नहीं है। सरकार का प्रमुख भी नहीं है, हेड ऑफ स्टेट भी नहीं है, गवर्नमेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं है। अंतर समझ में आ गया? तो ऐसे जब आप कंपैरेटिव देखोगे सभी का, तमाम जगह पर जाकर के देखो राज्य का प्रमुख कौन है, सरकार का प्रमुख कौन है, तो आपको सिस्टम समझ में आएगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के एग्जाम्पल कौन कौन है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के एग्जाम्पल कौन कौन है। फिर फेडरल गवर्नमेंट हमने कहां से लिया? संघात्मक व्यवस्था हमारी कनाडा की,
तो ये जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये दुनिया में कहां कहां पे चल रही है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फिर यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जहां यूनिटरी सिस्टम है, फेडरल नहीं है, राज्य तो है लेकिन उसके बावजूद भी उसी की चलती है, संघात्मक शासन, एकात्मक शासन व्यवस्था, हिंदी में एकात्मक बोलते। तो इन सब के क्वेश्चन बनाओ, यूनिटरी वर्सेस फेडरल, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल, ठीक है, इन सब को बनाओ। ये सब पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके कंसेप्ट को समझ तो लिया हमने, लेकिन अभी मौखिक रूप से ऐसे थोड़ा सा समझा है, थोड़ा इसके डिटेल पढ़ो और उनके उदाहरण लिखो, थोड़े 8-8, 10-10 घंटे लिखो। मैंने 1-1, 2-2 बताया, अब 8-8, 10-10 लिखो नीचे, और फिर उसके बारे में जाकर के वहां की पॉलिटी के बारे में हल्का सा विकिपीडिया पे जाके पढ़ो या फिर गूगल करो, तो फिर आपको आइडिया आएगा। डरना नहीं है, इन्फोग्राफिक्स भी ले सकते हैं, गूगल इमेजेस में जा सकते हो, गूगल में लिखे इमेजेस में जाओ तो आपको चार्ट्स और ऐसे बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से सजा के समझा रखा होगा, बहुत अच्छे से समझा रखा होगा। ये जो मैंने आज बताया, ये भी वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन करके आप सर्च करोगे, इन्फोग्राफिक आ जाएगा। 3-4 पॉइंट जो मैंने बताया वो आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। अच्छे स्लाइड्स मिल जाती हैं, अच्छे पीडीएफ मिल जाते हैं, अच्छे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिल जाते हैं, तो उन सबको फॉलो करो। वो तो रेनाउंड यूनिवर्सिटी का और नामी गिरामी प्रोफेसर का नाम होगा तो वो आपको वैसे भी डरने लगेगा, और ये यूनिवर्सल पढ़ाई है। अमेरिका में भी लोग पॉलिटी को ऐसे ही पढ़ते हैं, दुनिया भर के देशों के एग्जाम्पल के साथ पढ़े, इंडिया भी वहां एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है। हम लोगों को, जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं वैसे वो इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला लोकतंत्र है, इतनी बड़ा तो डेमोक्रेसी कोई है ही नहीं। तो जब भी कि दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी की बात आती है, इंडिया को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तो पॉपुलेशन बहुत कम है। ओल्डेस्ट की तो हम बोलते हैं यूएसए का, लेकिन बट पॉपुलेशन बहुत कम है, तो मैनेज करना आसान है। इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और डेमोक्रेसी भी है, और सबकी चॉइस का भी ख्याल रखना है। 5 लोगों को उनकी चॉइस का नाश्ता देना, तो हो सकता है 2 या 3 लोगों की चॉइस एक ही हो, तो 2 ही तरह का नाश्ते में 5 लोग का खत्म हो जाए। लेकिन 25 लोग हो तो 5 गुना है, हम अमेरिका से 5 गुना ज्यादा है। 25 गुना है तो 5 गुना है, मतलब 25 लोग है, 25 में तो कम से कम 5 प्रकार का नाश्ता तो बनाना ही पड़ेगा। 5 प्रकार का तो बनेगा ही बनेगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो रिसोर्सेज कम है, जमीन जो है हमारे पास 5 गुना कम है, लोग हमारे पास 5 गुना ज्यादा है, तो 10 गुना अंतर हो गया। अमेरिका के पास जमीन 5 गुना ज्यादा है क्षेत्रफल के मामले में, जनसंख्या के मामले में 5 गुना कम है, तो मैनेज करना आसान है। तो उसको डेमोक्रेसी के तौर पे सस्टेन करवाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कलाकारी इसमें है, यहाँ डेमोक्रेसी मेंटेन करना, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है, लोग टैक्स बहुत कम देते हैं। वहां 70% तक टैक्स है, टोटल कमाई का 70% टैक्स में चला जाता है, और काफी बड़ी जनसंख्या टैक्स देती है। भारत में 5% लोग भी टैक्स नहीं देते, और ज्यादा से ज्यादा 20%, 30% टैक्स है। मैक्सिमम टैक्स है हमारा 30% है, और वहां 70% तक टैक्स है कमाई का। तो सरकार के पास तो रिसोर्सेज बहुत है ना, रेवेन्यू बहुत है काम करने के लिए, सुविधाएं देने के लिए और करप्शन करने के लिए भी। हमारे यहाँ इसमें से करप्शन भी करना है, इतना कम आएगा उसमें से भी करप्शन करना है। तो फिर वो पुलिया टूटी कि नहीं, क्या टूटा हुआ आ रहा है ना रोज न्यूज़पेपर में। वो स्वाभाविक है, ये सब होगा, क्योंकि पूरी क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे। कोई भी ठेकेदार है, इसको भी देगा, मंत्री को भी देगा, आईएएस अधिकारी को भी देगा, कमिश्नर को देगा, इसको देगा, उसको देगा। इतनी सारी एजेंसीज है, मुंह फाड़ के खड़ी रहती है उस ठेकेदार के सामने। और ठेकेदार के भी कंपटीशन है, 5-6 तरह के ठेकेदार हैं, जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसको ठेका मिलेगा, और जब बड़ी बोली लगा देगा तो फिर क्वालिटी कैसे मेंटेन करेगा, मटेरियल में कंप्रोमाइज करेगा तो फिर पुलिया गिरेगी। बात समझ में आई ना। तो ये है, तो करप्शन बहुत ज्यादा है, और फिर लिटरेसी नहीं है, फिर लोग सवाल भी नहीं पूछते। आरटीआई आ गया, लेकिन आरटीआई में लगाते नहीं है लोग, तो लिटरेसी नहीं है। तो आज बात समझ में आई ना आपको। मुझे लगता है कि अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत ठीक हुई। चलिए ठीक है, शांत करना। हाँ हाँ, ऐसे अपन कल लिखते हैं, कल देंगे।